एजिंग पे आप बड़ा काम करते हैं। एजिंग के हवाले से आपने बहुत सारी टिप्स दी हुई हैं कि हमें जवान कैसे रह सकते हैं। आखिर ये रिवर्स एजिंग क्या होता है? योग में एक ऐसा जादू है, एक ऐसा मैजिक है जो लोगों को कम पता है। इसको कहते हैं कायाकल्पा। ये पूरा एक साइंस है। इसमें ब्रीदिंग है, फूड खाने का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टॉक्सिन हम ज़्यादातर खाने से लेते हैं। कि आपने अपनी पर्सनालिटी को इतना जो आपने रिफाइन किया है वो किस तरह से किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका सारा क्रेडिट अपने वालिदा मोहतरमा को दूंगा, क्योंकि तरबियत का बहुत बड़ा रोल है मेरी शख्सियत के डिज़ाइनिंग में। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब। अस खुद योगा में जब आप आते हैं तो योगा सिर्फ पोस्चर्स का नाम नहीं है, जो लोग समझते हैं कि जी वो सर के बल खड़े हो गए या ऐसे पोज किए कि जो कोई नहीं कर सके। योगा इसका नाम नहीं है, इसको आसन्स कहते हैं। आसन्स ये उन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा है जिसको आप देख के योगा समझते हैं। थोड़ा सा हमें वेट लॉस का भी बताइए, क्योंकि हम और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लोग आपसे बहुत कुछ सीखते आए हैं और सीखते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ये मोमेंट है ना, ये नेवर एंडिंग है। योगा में जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो उसकी फिलॉसफी दूसरी है वेट लॉस के। इसमें ये नहीं कि आप खाने पे ध्यान, खाना तो हम वैसे ही सात्विक खाते हैं, प्योर खाना खाते हैं। योगी खाने के ऊपर देखना होता है, लेकिन आप ये मत समझें कि वर्कआउट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज की रोशनी कितनी देखी आपने? जो लोग सूरज की रोशनी नहीं देखेंगे उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बड़ा गड़बड़ करेगा। तो बाहर निकला करें, पूरी नींद लिया करें, सही खाना खाया करें, उसके बाद फिर वेट लॉस पे तवज्जो दें। और इसके लिए योगा के आसन हैं, योगा की ब्रीदिंग है, और अगर जहन को भी इसमें पुरसकून करना है तो फिर आप जब सो रहे होते हैं तो सोते में भी वजन कम होता है। जो आपने अभी मुद्रा लगाया, सूर्य मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा है, सन का मुद्रा है। ये हीट पैदा करता है और वजन को कम करता है। आप हर्बल कार्डियोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। जितने भी अमराज हैं, अगर देखा जाए तो ये कहाँ से पैदा होता है? हमारी सोच से नफसियाती अमराज पैदा होते हैं, हमारी ग़िज़ा से वो अमराज पैदा होते हैं जो जिस्म के हवाले से। चर्बी हम ज़्यादा खा रहे हैं, चिकनाई की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, दिल के अमराज पैदा हो गए। तो अगर हम चिकनाई को कम करें तो दिल सही हो जाएगा। हमने कभी योगियों से कभी वो दवा नहीं खाते, उसकी बुनियादी वजह है कि वो एक्सेल करने के तरीके को सही रखते हैं। हम योगा में 60 से ज़्यादा तरीके जानते हैं सांस लेने के। उनमें से एक है जिससे आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं सिर्फ सांस लेने से, बैठे बैठे। किसी के दिमाग में जो डालना है वो डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। विजडम ट्री एपेक्स स्किल इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट वसी टॉक के साथ मैं महरीन मुश्ताक आपके सामने हूँ। कैसे हैं आप लोग? आपको पता है कि वसी टॉक पे हम ट्रेनर्स को बुलाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनका ना सिर्फ नाम है बल्कि वो किसी मिशन पर होते हैं। तो आज ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान के योगा के पायनियर्स में से हैं, जिन्होंने योगा को पाकिस्तान में ना सिर्फ मुतारिफ़ करवाया बल्कि अब वो योगा को एक मूवमेंट बना के चल रहे हैं। हमारे साथ हैं योगी वजाहत साहब। योगी वजाहत साहब मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैं आपको उनकी वो बातें बताती हूँ जो आम तौर पे वो किसी को नहीं बताते हैं। योगी वजाहत साहब मैकेनिकल इंजीनियर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, NLP एक्सपर्ट हैं। तो आइए मिलते हैं योगी वजाहत साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप कैसे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। बिल्कुल जी। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है, मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि उस ज़माने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ी मतलब वैवत रखती थी। मैकेनिकल इंजीनियर से वेलनेस होलिस्टिक हीलिंग की तरफ का सफ़र किस तरह से आपने स्टार्ट किया? यानी इंजीनियर से योगी कैसे बने? योगी कैसे बने? वेलनेस एक्सपर्ट कैसे बने? नहीं, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ अभी भी। देखिए, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है ना, नेचर हमें वहीं लेके आती है। मेरी शायद डेस्टिनेशन यही थी, मुझे यहीं आना था। इसके लिए कई चीज़ें बनी। मैं ऑलवेज इंजीनियरिंग में रहा। मैंने जब अपना डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियर में, एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर, तो काफ़ी अर्से काम किया, लेकिन वो एक मन के अंदर एक अजीब सा इसराब था। मैं उस तरह शायद नहीं मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी इंडस्ट्री को समझ पाया। बेचैनी थी। उस बेचैनी की वजह से बारहा मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत सिमत में आ गया हूँ। और वैसे भी चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। मैं इंजीनियर अब भी हूँ, घर के तमाम नलके मैंने से ही करना है, तमाम चीज़ें मैंने से ही करनी है।
इंजीनियर तो अब भी हूँ। हाँ, ये है कि जब शऊर थोड़ा आता गया तो मैं मशीनों की इंजीनियरिंग से ह्यूमन डिज़ाइन इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। ये जो इंसानों के साथ काम है ना, ये ह्यूमन डिज़ाइन इंजीनियरिंग। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की जो आला तरीन मशीन है इंसान, उसके साथ जब इंजीनियरिंग और ताल्लुक जुड़ा तो फिर वो वाला ताल्लुक टूट गया। हम कहेंगे आप ह्यूमन मैकेनिज्म की तरफ आ गए। ह्यूमन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आ गया। एंड दैट्स कॉल्ड NLP, दैट्स कॉल्ड माइंड साइंसेस, योगा, व्हाटएवर यू नेम इट। कुछ छोड़ा है आपने माशाल्लाह हर चीज़ में माशाल्लाह। मैंने अभी सुना कि आप नेपा से भी आपने जी। नेपा से क्या किया आपने? नापा के पहला स्टूडेंट, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। जब इसका आगाज़ हुआ, और उस वक्त के सदर ने किया। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो अफराद जो अपनी ज़ात में एक बाकायदा इंस्टीट्यूट हैं, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, मोहसिन शराजी साहब और आवासी दुनिया के बेताज बादशाह यानी ज़िया मुहिद्दीन साहब, माशाल्लाह। ये वो लोग हैं। इसके अलावा भी मेरे बहुत से असातिज़ा हैं, मैं अगर नाम नहीं ले रहा तो माफ़ी चाहता हूँ उसकी तवालत की वजह से। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ ज़िया साहब की आवाज़ में वो चीज़ें ज़िया साहब से सुनने को मिली बराह रास्त, बाकलम खुद जैसे कहते हैं ना, बराह रास्त, तो शायद लोग सिर्फ नशाती इदारों में सुनते हैं। वहाँ से हमने अदाकारी, और अदाकार तो मैं था, जैसे राहत साहब मुझे अक्सर कहते हैं, राहत काज़मी साहब, कि योगी साहब छोड़ें आप ड्रामा करें। तो मैंने कहा सर मैं ड्रामे ही करता हूँ, घर में मुझे इसी नाम से माना जाता है कि तुम बहुत ड्रामे करते हो। ड्रामे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि उससे ज़रा मुझे शऊर आया। फिर उसके बाद जब इंडस टेलीविज़न में था, ऑलरेडी इंडस में था जब मैंने ये नापा लिया, तो मुझे शऊर आया, समझ में आया कि किस तरीके से किसी प्रोडक्शन को बनाया जाता है। ज़ाहिर बात उसके कुछ रुमूज़ हैं, वो समझने का मौका मिला। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है मीडिया को आपने वहाँ से समझा। हाँ, मीडिया में पहले से था, लेकिन पहले से वही था कि किसने धक्का दिया था मुझे, उस वाला स्टाइल में था। बस धक्का दे दिया था, लोगों ने बुला लिया था, मैं टेलीविज़न पे था। पर शऊर जो है, जो टेक्निकलिटी है, वो आपको उस वक्त आती है जब दरसगाह से आप पढ़ते हैं। एक होता है खुदादाद सलाहियतें, एक होता है बाकायदा असाज़ा से समझना। तो अदायगी का अंदाज़, आज मैं बहुत सारे काम करता हूँ, रेडियो पे होता हूँ, ऐसे RJ मैंने बहुत प्रोग्राम किए, तो उसकी अदायगी अलग है, टेलीविज़न की अदायगी अलग है, ड्रामे की अलग है, फिल्म की अलग है, उसके अंदाज़ अलग हैं, कैमरा फेसिंग अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, टोनैलिटी, बेस, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो उसका शऊर आ गया, वो एक फ़ायदा देता है। और अब जैसे आजकल आपने देखा कि हर शख्स जो है वो यूट्यूब चैनल की तरफ आ गया, उसकी बिल्कुल अलग गुफ्तगू है, जैसे आज आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ये शऊर जो है वो नेपा से लिया, और वहाँ तो खैर वो इदारा ही एक यूनिक है। मेरे ख्याल से जो बच्चे थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं इस सोशल मीडिया की तरफ या मीडिया की तरफ आने का, उनको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। राइट। मैं आपकी पर्सनालिटी को देख रही थी, और काफ़ी सालों से मैं और मेरी बहन 2002 से हम मॉर्निंग शो में, आपका जो मॉर्निंग शो होता था, हम दोनों मतलब फजर की नमाज़ पढ़ के और बैठ के आपका योगा की प्रैक्टिस करते थे। और उसने तो मेरी जो बहन है अब अमेरिका में होती है, उसने तो आर्मी वाइफ्स को भी सिखाया। मैं आपकी पर्सनालिटी को देखती आती हूँ, मैं कहती हूँ इतना सेल्फ कंट्रोल, ये कैसे डेवलप किया आपने अपनी पर्सनालिटी को, इतना जो आपने रिफ़ाइन किया है, वो किस तरह से किया है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसका सारा क्रेडिट अपने वालिदा मोहतरमा को दूँगा, क्योंकि तरबियत का बहुत बड़ा रोल है मेरी शख्सियत के डिज़ाइनिंग में। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब, मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे वो मेरी ज़िंदगी में ना होते, तो मैं कभी भी यहाँ आपके पास बैठने का शरफ़ हासिल नहीं कर सकता। Really? कमाल की शख्सियत उनको, बल्कि आप किसी बुलाएं तो आप हैरान हो जाएंगी कि वो एक शख्स में कितने इदारे हैं। बिल्कुल, मुइज़ हुसैन साहब को फॉलो करती रही हूँ मैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। बट खुद योगा में जब आप आते हैं तो योगा सिर्फ पोस्चर्स का नाम नहीं है, जो लोग समझते हैं कि जी वो सर के बल खड़े हो गए या ऐसे पोज किए कि जो कोई नहीं कर सके। योगा इसका नाम नहीं है, इसको आसन्स कहते हैं। आसन्स ये उन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा है जिसको आप देख के योगा समझते हैं। बाकी जो है यम नियम है। अगर एक योगी यम्स और नियम पे काम करता है, यानी ऐसे 5 उसूल जो आप और सोसाइटी के दरमियान रन करते हैं, उसको यम कहते हैं। ऐसे 5 उसूल जो मेरी ज़ात पे ही काम करते हैं, यानी मुझे साफ़ रहना है, जद्दोजहद करनी है, सच बोलना है, ये मेरे मामलात हैं।
तो यम और नियम की जब वो प्रैक्टिस कर लेता है तो उसमें वो ठहराव आ जाता है जो मेरे ख्याल से ना भी कहें तो नजर आता है। नियम मतलब रूल्स जो रूल्स हिंदी का, और यम देखें, यम तो वैसे तो यम का मतलब होता है मौत, मौत। यम का देवता होता है उनका, ओके। ठीक है। बट यम खत्म करने को कहते हैं, एंड रद्द कर देने को कहते हैं। रद्द तो करने। जैसे टॉलरेंस की हम बात करते हैं तो नॉन वायलेंस, वायलेंस को तर्क कर दिया जाए, झूठ को तर्क कर दिया जाए, जो हमारी वाइटल एनर्जी है उसको गलत इस्तेमाल न, उसको तर्क कर दिया जाए, और ये समझ लिया जाए कि जी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अमानतन हैं, अदम मिल्कियत, ये सारी चीज़ें हैं जिन पे झगड़े होते हैं। झगड़े होते ही इसी बात पे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये। तो योगी तो अदम मिल्कियत पे रहता है, उसको बेनियाज। मेरे ख्याल से बेनियाज भी आप कह सकते हैं, लेकिन अदम मिल्कियत एक अजीब चीज़ है, अच्छा। एक अजीब कैफियत है। कुछ भी मिले, चाहे वो रिश्ते क्यों ना हो, ये मान लेते हैं कि ये सब उसके तोहफे हैं। लिहाजा उन तोहफों को सही रखना जिम्मेदारी होती है तोहफा वसूल करने वाले की। जब मुझे लगे कि ये मेरे हैं तो मिल्कियत का एहसास होता है। फिर जब मिल्कियत का एहसास होता है तो वहीं झगड़े शुरू होते हैं। पॉजिटिवनेस आ जाती है। हाँ, एक वो आता है ना, बच्चा जैसे कहता है ये मेरी मम्मा की चप्पल है, मम्मा के जूते हैं, मम्मा का दुपट्टा, मेरे मम्मा के, हालांकि वो तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो मेरे वाले होते हैं ना, वो चीज़ मैं निकल जाती है। जब मेरे निकलती है लफ्ज़ तो फिर मैं निकलती है, और जिसमें मैं निकल जाती है उसमें फिर कुछ अजीब सा खला होता है। वो खला बाज़ दफ़ा खामोशी भी पैदा कर देता है, लेकिन वो खला बाज़ दफ़ा एक ऐसा लेंस भी बना देता है जिससे फिर दुनिया दूसरे नज़रिए से देखी जाती है। अच्छा। दुनिया को देखने के अंदाज बदल जाता है। वही शायद नजरिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब दो बातें हैं, या तो दिल पे बहुत चोट लगे या कुछ जहन में कुछ नॉलेज आ जाए, तो फिर ज़बानें खामोश हो जाती ये तो है। हैं। तो इसलिए शायद अगर कुछ मैंने जो असाज़ा से सीखा, जो मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे बताया, उसके बाद फिर ठहराव आ गया, वरना मैं बहुत इसराब सीमाब तबीयत का आदमी हूँ। तो आप मतलब ऑडियंस से क्या कहेंगे कि हम अपने अंदर मैं को ख़त्म कर दें तो हमारे अंदर सुकून आ जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें लाइन होती हैं, खुद परस्ती और खुद शनासी दोनों में फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। खुद शनास जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और खुद परस्त दोनों में खुद ही है, सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी खुद परस्त है, खुद शनास है, ये उसके अंदाज से पता चलेगा। जैसे कि किसी ने क्या खूब कहा कि कहीं कोई तबलीग पे जा रहे थे तो उन्होंने अपने बुज़ुर्ग से कहा, बड़ों से कहा कि मैं तबलीग पे जा रहा हूँ, आप मुझे दुआ दें या नसीहत करें। तो उन्होंने नसीहत की, कोशिश करना कि तुम बोलो नहीं ज़्यादा, सुनो नहीं, तुम्हारे किरदार से नज़र आए कि तुम कौन हो। अच्छा। रस्सू ने कहा था, एक बहुत खूबसूरत जुमला है, रस्सू ने कहा, वो आपकी नज़र करता हूँ। कोई साहब उससे मिलने आए, बहुत ही ज़रबर कपड़े पहने थे, बहुत अमीर थे, कहीं कोने पे बैठ गए, तो रस्सू ने कहा कि कुछ बोलिए ताकि पता चले आप कौन हैं। दिखने से थोड़ी पता चलता। सही बात है। जब ये शऊर आने लगता है, मैं अभी इसमें बहुत दूर हूँ, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मुझ पर ये लागू नहीं होती, मैं तो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो एक ऐसा शख्स हूँ जो किनारे पे खड़ा है और सामने एक बहुत बड़ा समंदर पड़ा है। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ाई है जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि हम और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लोग आपसे बहुत कुछ सीखते आए हैं और सीखते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ये मोमेंट है ना, ये नेवर एंडिंग है, इसने ताहयात चलना है। हम बात करेंगे वेट लॉस की तरफ। थोड़ा सा हमें वेट लॉस का भी बताइए, क्योंकि मैंने अपनी बड़ी बेटी के बाद आपके योगा से और मेरा ये वाला जो स्टेप था, मुझे बहुत लोग हैरान हुए थे कि कैसे तुमने वेट लूज़ किया। आप ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, जब भी योगा का जिक्र आता है तो लोग दो चीज़ों में योगा को देखते हैं, दो नज़र से देखते हैं। एक तो ये कि जी ये खूबसूरत बना देगा, ब्यूटी के हवाले से योगा को माना जाता है, और दूसरा वेट लॉस पे बहुत माना जाता है। योगा इससे परे है, बहुत दीगर चीज़ें, लेकिन बहरहाल इसका हिस्सा है। देखिए, योगा में जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो उसकी फ़िलॉसफी दूसरी है वेट लॉस के। इसमें ये नहीं कि आप खाने पे ध्यान, खाना तो हम वैसे ही सात्विक खाते हैं, प्योर खाना खाते हैं योगी, खाने के ऊपर देखना होता है। लेकिन आप ये मत समझें कि वर्कआउट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्रॉपर ब्रीदिंग आ जाएगी, तो मैं आज आपके प्रोग्राम में कुछ राज भी, सीक्रेट भी आया कर देता हूँ, राज खोल देता हूँ। देखिए, अगर आप एक्सहेलेशन को सीख लें, भरपूर सांस को निकालना सीख लें, एक इनहेल होता है और एक एक्सहेल होता है। अक्सर लोग देखें तो एक्सहेलेशन उनकी स्लो होगी, इनहेल ज़्यादा करते हैं, बहुत मामूली से अंदाज में
तो टॉक्सिन उनकी बॉडी में रहते हैं, वो उनको निकालना शुरू पूरी कीजिए। तरह नहीं निकलते। जब आप ये सीख लें तो एक तो बीमार नहीं होंगे। हम्म। सुना है आपने कभी योगियों से कि कभी वो दवा नहीं खाते? उसकी बुनियादी वजह है कि वो एक्सेल करने के तरीके को सही रखते हैं। हम योगा में 60 से ज़्यादा तरीके जानते हैं सांस लेने के। वाओ। उनमें से एक है जिससे आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं सिर्फ सांस लेने से, बैठे बैठे। किसी के दिमाग में जो डालना है वो डाल सकते हैं वाओ। बैठे बैठे। इसको हिप्नोसिस नहीं कहते? नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये बिल्कुल, ये सिर्फ प्राण के जरिए होती है, ब्रीदिंग के जरिए, प्राणायाम में होती है। मैं बैठे बैठे किसी शख्स को बता सकता हूँ कि उसको क्या करना है, ठीक है, ये ब्रीदिंग से। इसी से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है जिससे आप वजन भी कम कर सकते हैं। इसको वो ओरा वाला सीन नहीं कहते कि आप ये ओरा? बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। Alright. देखिए, मुख्तलिफ उलूम अपनी मुख्तलिफ डायमेंशंस रखते हैं। योगा अपनी डायमेंशन रखता है, जैसे ताइची है, ची है, चिंगोंग है, इसी तरह रेकी है, बट योगा उसको ऑरा कहता है, चक्रास कहता है, चक्रा की पावर कहता है। तो टर्मिनोलॉजी अलग है, नॉलेज तकरीबन विजडम एक जैसा है। वेट लॉस की जब भी बात होगी तो ग़िज़ा, और आप ये, मैं बड़ा हैरान हूँ लोगों से जब मैं कहता हूँ तो वो मुझसे उल्टा सवाल पूछते हैं, जबकि सवाल उनसे पूछना चाहिए था। मैं कहता हूँ रोशनी, सूरज की रोशनी कितनी देखी आपने? जो लोग सूरज की रोशनी नहीं देखेंगे उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बड़ा गड़बड़ करेगा। तो बाहर निकला करें, पूरी नींद लिया करें, सही खाना खाया करें, उसके बाद फिर वेट लॉस पे तवज्जो दें। और इसके लिए योगा के आसन हैं, योगा की ब्रीदिंग है, और अगर जहन को भी इसमें पुरस्कून करना है तो फिर आप जब सो रहे होते हैं तो सोते में भी वज़न कम होता है। जो आपने अभी मुद्रा लगाया, सूर्य मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा है, सन का मुद्रा है, ये हीट पैदा करता है और वज़न को कम करता है। इस पे मैं खासा काम कर रहा हूँ, मेरी किताब भी मैंने लिखी है इस पे। पाकिस्तान की पहली किताब है जो मुद्रास पे लिखी है, और अब मैं अपने चैनल पे भी, योगी वजाहत जो मेरा चैनल है, उसमें मैं मुद्रा के ऊपर बताता रहता हूँ कि कौन सा मुद्रा लगा के मेमोरी तेज़ होगी, किससे आप वज़न कम करेंगे, किससे आप अपने दिल की धड़कनों को सही करेंगे। तो सबके मुद्राज हैं, सब मौजूद हैं, जिसको मुद्रा लॉक। वेट लॉस एक चीज़ उसूल है, इनपुट और आउटपुट का मामला है। आप क्या खा रहे हैं, उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो आजकल जो लोग खा रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं कर रहे। जो अच्छा खाएं लेकिन कंज्यूम करें, एक्सरसाइज करें, पार्कों में जाएं। कुछ पार्क भी अब अच्छे हो गए, बनते जा रहे हैं, अच्छे हो गए। नहीं तो फिर घर बैठे में वॉक करें, घर में चलें ज़रूर, और फिर योगा के आसन करें। और योगा के आसनों में तमाम वो आसन जिनमें पेट दबता है या कोर एक्सरसाइजेज होती हैं, वो वजन कम। वो मुझे अभी भी याद है कि आपने टिप दी थी कि भाई कुशन रख के कुछ नहीं कर सकते ना, कुशन रख के बैठ जाओ तो भी पेट अंदर चला ही जाएगा। भाई देखो, सीधी सी बात है, कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। बिल्कुल। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता। सारी बातें याद हैं, ठीक है। और मुझे ये भी याद है आपने बोला था भाई इतने सालों से जो चर्बी जमा करके रखी है वो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। बहुत खूबसूरत आपने बात कर दी, ये तो मैं इसको रिपीट करूंगा। और मैं अक्सर कहता हूँ, बड़े महंगे लाखों रुपए खर्च करके हमने चर्बी जमा की है। इसमें हमें बर्गर्स हैं, इसमें पिज़्ज़ा है, इसमें बिरयानियाँ हैं, कौरमे हैं, कबाब है, ऐसी मज़े की चीज़ें, इनकी कीमत लगाएं तो लाखों हज़ारों नहीं लाखों बनती हैं। अब इससे बनने वाली चर्बी को ऐसे ही गला दें, ऐसे थोड़ी है। उसको इस तरह सिस्टमेटिकली गलाइए कि वो चर्बी, वो फैट जो है वो आपके ऊपर ग्लो के लिए इस्तेमाल हो, आपकी स्किन को बेहतर करे। अच्छा। तो हम योगी जब इसको बर्न करते हैं, यानी ब्राउन फैट को बेबी फैट में लाते हैं, तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए इस्तेमाल हो, ना कि ज़ाया हो जाए। ऐसी अद्वियात मिलती हैं, मैं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर, होता है और कहीं ना कहीं लम्स जाके जम जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ। अब इसमें देखें, एक अजीब बात यह है कि जो फैट का जो एटम होता है ना, CHO, इसका फार्मूला है C तकरीबन 55H 102 और 6O है। ये जो एटम है ये डिलीट नहीं होता। ये अपने आप को मदर फैट सेल से बेबी फैट में 2 बच्चों में बदल देता है। ये तो हम मोटे होते चले जाते हैं, इसको साल लगते हैं डिलीट होने में। एक ही तरीका है इसको डिलीट करने का, और क्विक, वह है एक्सेल। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की कोशिश करें। जब आप नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको कार्बन लेना पड़ेगा। अब जब आपको कार्बन लेना पड़ेगा तो बॉडी जो है फैट में मौजूद, वो जो फैट में मौजूद जो एटम है उसमें से हाइड्रोजन से वो निकालेगी, उसको तोड़ेगी, 6 को तोड़ देगी। ठीक है, इस तरह तोड़ेगी तो कार्बन टूटेगा, 55 में से कार्बन टूटेगा।
हाइड्रोजन छूटेगा, ऑक्सीजन छूटेगी। जब वो तोड़ देंगी तो वो सेल फैट सेल नहीं रहेगा, वो फौरन घुलेगा तो पसीना ज़्यादा आने लगेगा। जिसने एक्सेलेशन ज़्यादा की तंदुरुस्त तो वो रहेगा, लेकिन कुछ दिनों में वो दुबला भी हो जाएगा, और नेचुरली दुबला होगा स्किन की खूबसूरती के साथ, उसमें कोई जुनी नहीं पड़ती। यानी सेल्फ हीलिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें आप काम कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग पे भी आपका बड़ा फोकस है, तो ये सांस से रिलेटेड है। जी देखें, जब आप सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं वो तो खैर बहुत बड़ा मौजू है, एक पूरा नुक्ता नज़र है, लेकिन उसका हिस्सा है ये जो ब्रीदिंग का पैटर्न मैं इस वक्त बता रहा हूँ। इसमें अगर आप इजाज़त दें तो लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ताकि वो सिस्टम समझ लें। अब ऐसा नहीं कि कोई बीमार आदमी है उसी ने ये शुरू कर दिया कि चलो बीमारी तो मेरी इस वक्त चली जाएगी। वो डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को आप हटा दें, बेरोज़गार हो जाएगा। मैं बेरोज़गार करने के लिए नहीं बैठा हुआ डॉक्टर्स को, मजाक में कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सही करेंगे तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको एक रहबर की, रहनुमा की, गुरु की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बताएगा कि आप किस तरह ब्रीदिंग करें। तो उसके लिए पहले आप रुजू करें ताकि फिर सिस्टम डिज़ाइन किया जा सके। आप हर्बल कार्डियोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। देखिए, जितने भी अमराज हैं, अगर देखा जाए तो ये कहाँ से पैदा होते हैं? हमारी सोच से नफसियाती अमराज पैदा होते हैं, हमारी ग़िज़ा से वो अमराज पैदा होते हैं जो जिस्म के हवाले से हैं। चर्बी हम ज़्यादा खा रहे हैं, चिकनाई की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, दिल के अमराज पैदा हो गए। तो अगर हम चिकनाई को कम करें तो दिल सही हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल, अगर हम बहुत ज़्यादा मिर्चें वगैरह ना खाएं तो हमारी जो एसिडिटी है, जो तेजाबियत है, वो सही हो जाएगी। बिल्कुल। अगर हम बहुत अल्कलाइन लें तो हम सही हो जाएंगे। हमारी ग़िज़ा एसिडिक है, जबकि लेना हमें अल्कलाइन चाहिए था। जो आदमी अल्कलाइन फूड इस्तेमाल करता है, एसिडिटी वाली फूड इस्तेमाल नहीं करता, जिसमें तेजाबियत है, ड्रिंक आजकल एसिडिटी वाले मिल रहे हैं, हर वक्त लोग पी रहे हैं 1.5 लीटर की बोतल, तो कोई पता नहीं सुपर जंबो पी रहा है कि ये सब के सब जो है एसिडिटी पैदा करेंगे। एसिड के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है, इंसान का मोटापा, वरम बढ़ेगा। जैसे आप इसको कम करेंगे हर चीज़ दुरुस्त होती चली जाएगी। खून भी खराब होगा हमारा। ऑफ कोर्स खून तो होगा। तो जहाँ पे कार्डियोलॉजी पे आप आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कई मुद्रा हैं। ये मुद्रा जो है इसको हृदय मुद्रा कहते हैं, दिल का मुद्रा है। ये करने से इंसान की जो पल्पिटेशन है वो सही होने लगती है। तो इंसान की जो धड़कनें जिसमें बेकायदगी भी आ रही थी और बहुत तेज़ी आ रही थी, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। इवन ये मैं इससे बता रहा हूँ कि इसके इल्म के हवाले से बता रहा हूँ, इसको उस तरह ना समझा जाए कि बस यही करके हम दिल के मर्ज से निकल आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें और भी चीज़ सपोर्टिंग चीज़। लेकिन यही मुद्रा उस वक्त जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो, वो लगा के बैठ जाए तो इतनी देर में आराम से उसको सुकून मिलेगा कि वो डॉक्टर तक चला जाए, उसको डैमेजेस नहीं होंगे। यानी जब हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट या कुछ ऐसा है, अगर दिल घबरा भी रहा है तो ये कर लें। हाँ, एक पहचान में बड़े मज़े की बताता हूँ। फर्स्ट कीजिए कि जिसको सीढ़ियाँ चढ़ते में सांस बहुत जल्दी फूलती है, मेरी भी फूलती वो ये लगाएं और कुछ ही दिनों में देखें कि अब आपकी सांस फूलेगी नहीं, ऑक्सीजन की जो कमी है वो बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। तो ये मुद्रा आपके लंग्स को भी पावरफुल बनाता है, दिल की धड़कन को सही करता है, बहुत कमाल का है। इसीलिए इसको हृदय मुद्रा कहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है ये बताने में मुझे कि बहुत मशहूर हॉस्पिटल्स हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, और इत्तेफाक से NICVD कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ पे बाकायदा हैप्पी हार्ट के हवाले से कई लेक्चर देता हूँ जिसमें डॉक्टर्स को देना होता है। ये मेरी ऑनर है। तो हर साल हम अभी भी मुझे बताया गया कि अगले महीने शायद अगले महीने के अख्ताम पे मैं भी आ रही हूँ। बाकायदा एक प्रोग्राम है जिसके लिए मुझे अभी से कॉल कर दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ग्रेट ऑनर कि वो लोग भी मानते हैं कि ऑल्टरनेटिव और होलिस्टिक जो थेरेपी है वो दिल के लिए बहुत अच्छी है। तो इसमें योगा का बहुत बड़ा हिस्सा है। एजिंग पे आप बड़ा काम करते हैं। एजिंग के हवाले से आपने बहुत सारी टिप्स दी हुई हैं कि हमें जवान कैसे रह सकते हैं। आखिर ये रिवर्स एजिंग क्या होती है? हाँ, आपकी बात से एजिंग नहीं, मैं एंटी एजिंग पे काम करता हूँ। एजिंग तो बढ़ रही है, या ये कह लिए एज को रोकने पे काम करता हूँ। योगा में एक लफ्ज़ है जो मैंने आपसे गुफ्तगू में कहा। अक्सर लोग ये कहते हैं जी हमें यंग नज़र आना है। मैं माशाल्लाह 60+ का हो गया हूँ, अब दादा नाना उस लेवल पे हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप प्रिंटेड कपड़े क्यों पहनते हैं? भाई जवान नज़र भी आना चाहिए ना, जवान है तो जवान नज़र भी आना चाहिए, इसमें क्या जाता है? दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान होना चाहिए, नहीं दिल भी जवान होना चाहिए, बंदे को जवान लगना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि जवान लग नहीं रहा है लेकिन फिर जवान बन के घूम रहे हैं, उसको कुछ और लफ्ज़ कहते हैं लोग, वो फिर दीवानगी में चला जाता है। अच्छा, उसका लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं, आपको उम्र के हिसाब से सोबर रहना होगा।
योग में एक ऐसा जादू है, एक ऐसा मैजिक है जो लोगों को कम पता है। आज मैं आपके इस प्रोग्राम में उस जादू को आश्कार करता हूँ आपके सामने। इसको कहते हैं कायाकल्पा। इसका नाम है कायाकल्पा। काया को पलट देना। जैसे सांप अपनी स्किन को बदल देता है, ऐसी स्किन बदली जा सकती है। आपको ये जान के हैरत होगी कि लोग यंग रहने पे बात करते हैं, रिमेन यंग पे। हम योगी रिवर्स एजिंग पे बात करते हैं। एज को पलट लेना, जवान दोबारा से वापस कैसे जाएंगे, इसको कहते हैं कायाकल्पा। ये पूरा एक साइंस है। इसमें ब्रीदिंग है, फूड खाने का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टॉक्सिन हम ज़्यादातर खाने से लेते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप मखसूस किस्म के कुछ खानों पे चले जाएंगे। खाना खाने का तरीक़ा है, खाने भी हैं, खाने खाने का तरीक़ा है। हम प्योर आयुर्वेदिक दिनचर्या या जो डेली रूटीन है उस पर काम करते हैं। सुबह उठना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, और ये ज़्यादातर खाने जो हैं ये अल्कलाइन है। अच्छा। इसमें एसिडिक खाने नहीं है, मसाले वाले खाने यानी नहीं। आप पूरा एक रूटीन बना के देंगे? पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम। ये पूरी कंसल्टेंसी आप दे रहे हैं? जी, मैं देता हूँ। मेरे क्लिनिक हैं, कराची में है, लाहौर में है, जेलम में है, इस्लामाबाद में है, सियालकोट में। राइट। मैं बाकायदा हर महीने जाता हूँ और एक पूरा टेनर कंप्लीट करता हूँ। कराची में मैं गुलशन इकबाल में मेरा क्लिनिक है, मैं वहाँ बैठता हूँ। देखिए, कायाकल्प जो है ये एक साइंस है, सेपरेट साइंस है, बिल्कुल बहुत बड़ी साइंस है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल सेपरेट मानता हूँ। ये इट्स पार्ट ऑफ योगा। ये आपको ज़्यादातर तमिल इलाकों में मिलेगी भारत में। इंडियन जो इलाके हैं, तमिलनाडु में इसके बड़े बड़े सेंटर्स हैं। वहाँ पे इसको खेल के तौर पे भी, कायाकल्प एक खेल भी उनका, लेकिन कायाकल्प जो है वो रिवर्स एजिंग के लिए बड़ा बेहतरीन काम करती है। कमाल का है। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता वो शख्स जो है वो सिर्फ लुक वाइज यंग नहीं होता, उसके ऑर्गन्स भी वैसे होते जाते हैं जैसे वो पहले था। 24-25 साल पहले जैसा उसका दिल था, 24-25 साल पहले जैसे उसका जिगर था, लिवर था, किडनी थी, ऐसे काम करता है। तो अगर रिवर्स एजिंग पे जाना है तो फिर स्टॉप एजिंग छोड़ दें, यंग नज़र आना छोड़ें, ये बताएं कि आप पहले जैसे कैसे हो सकते हैं। उसके लिए आपको कायाकल्प करना चाहिए। तो उसके लिए अब आपसे कंसल्ट करना पड़ेगा लोगों को, और जी। फिर आप पूरा, और एक पैकेज तकरीबन कितने टाइम में मतलब आप समझते हैं? इस डिपेंड के लोगों के हिसाब से होता है। कुछ लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब उनमें तब्दीली नहीं हो सकती, बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए ना, एक लम्हा होता है जहाँ डॉक्टर भी कहता है जी बहुत देर हो गई। वो ये नहीं कहता कि अब आप आ गए तो कोई मसला ही नहीं है, वो कहता है जी बहुत देर हो गया, मेरे हाथ से केस निकल गया। तो कोशिश करें कि 50 तक में रिवर्स एजिंग के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं जैसे 60+ का हो गया हूँ, मैं तो करता हुआ आ रहा हूँ, एक अरसे से कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को 60 साल के आदमी को फ़ौरन कहूँ कि आप ये तब्दीलियाँ करें, तो उसके लिए दिक्कत होगा। कर वो भी सकते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा कम होगा। लेकिन जितनी जल्दी आप कायाकल्प सीख लें, मतलब 25 साल के जो यंग हैं, यंगस्टर हैं, वो सीख लें, तो वो तो पहले ही 25 के हैं, अब तो वो जाके 12 के बनेंगे। हाँ। है ना, रिवर्स आएंगे तो वो बढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन उनकी एज नज़र नहीं आएगी। तो उनको जितनी जल्दी ये सीख लेना चाहिए उतना अच्छा। तो मतलब 30-40 में भी सीख ओह सकते यस, ऑफ कोर्स। और फिर वो 20 के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने जिस्म को कितना नुकसान पहुँचाया है, स्किन कितनी ख़राब की है। क्या वो बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्या वो सीरम लेते हैं कि नहीं लेते, क्या वो सही वक्त पर सोते हैं कि नहीं सोते, क्या वो खाने को जो खा रहे हैं सही तरीके से खाते हैं कि नहीं खाते, क्या वो प्रॉपर वक्त पे पानी पीते हैं, पानी का अंदाज़ सही है, क्या उनको यूरिन ट्रैक का कोई मसला तो नहीं है, क्या उनको ऑलरेडी कोई बॉडी के अंदर कोई मसला तो नहीं है, कोई किडनी का मसला तो नहीं है। अब जाहिर बात है, जो जितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी उतना उसका इफेक्ट या उसके ड्यूरेशन का फ़र्क पड़ेगा। 40 साल में तो हमारा तो शुरू हो जाता है, आंखें भी वीक हो गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। 40 के बाद तो शुरू हो जाता है, मतलब 40 साल हमारे जो डिक्लाइन में शुरू हो गए, तो उसके बाद हम वापस जा सकते हैं। योगा की फिलॉसफी ये कहती है, योगा के इल्म ये कहते हैं, इंसान की तबई उम्र जो है 160 साल है। होती 160 साल तक उसको बीमार नहीं होना चाहिए। 160 साल के बाद अगर वो बीमार होता है तो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो वही वाली बात है कि 40 साल में बीमार हो गए, तो हमने कुछ गलत कर दिया कि उस तबई उम्र को जो हमें तय करना था नहीं कर पा रहे। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करना होगा। आज के लोग नहीं कर रहे। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पे यही प्रीच करता हूँ, बताता हूँ, लोगों को तबलीग करता हूँ कि भाई आप अपना लाइफ स्टाइल बदलें। ये दवाएं भी छूट जाएंगी, ये बीमारियां भी चली जाएंगी, लेकिन लोग लाइफ स्टाइल नहीं बदलते। सोना देर से है,
एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर उसको आप देखें तो वो बताता है कि कब आपकी किडनी को रेस्ट करना है, कब दिल को रेस्ट करना है, कब आपकी आंखों को रेस्ट करना है, दिमाग को कब करना है। हमने वो सब कुछ ब्रेक कर दिया तो बॉडी में एक बात बड़ी अजीब है, कुदरत देखें इंसान माफ़ कर देता है, नेचर माफ़ नहीं करती। कोई पानी में कूद पड़े और ये कहे कि सॉरी मैं कूद गया, उसने तो अगर तैरना नहीं आता तो उसका जो हाल होना है वो होना है। अगर एक आदमी ने दरख्त काट दिया और फिर कहे सॉरी, तो वो दरख्त दोबारा रखने से, सॉरी करने से जुड़ेगा नहीं, कट गया तो कट गया। कुदरत जो है, नेचर टॉलरेंस माफ़ नहीं करती, टॉलरेट करती है बट माफ़ नहीं करती। तो अगर किसी इंसान ने अपने जिस्म में बहुत नुकसान कर दिए तो फिर उसके लिए मसला हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि लाइफस्टाइल को बदलें, कोशिश करें कि आप सोने जागने के जो दिन हैं वो उन औकात उन पे काम करें। जल्दी सोने वाले लोग अक्सर आपको कम बीमार नजर आएंगे। ज़बरदस्त। ये वजाहत भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और आज तो हमने और नई नई चीज़ें सीखी, सालों से सीखते चले आ रहे हैं। मैं चाहूँगी आप जाते जाते कोई एक छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस को देते जाएं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ज़िंदगी में अपने बोझ खुद उठाने होते हैं। सिर्फ ये बोझ उसी वक्त दूसरे उठाते हैं जब जनादे की शक्ल में हम होंगे। जब तक ज़िंदा हैं तब तक तो खुद ही रहना होगा। लिहाजा आप किसी और की बात पे मत जाइए, अपने आप को देखिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कीजिए, इसलिए कि रब भी आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाइए, लाइफस्टाइल को समझिए और ज़िंदगी को जितना कुदरत के करीब गुजार सकते हैं गुजारिए, इसलिए कि बहरहाल जाना तो कुदरत के पास है। बिल्कुल, बेशक। बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इम्पॉर्टेंट वजाहत भाई ने बात की। और आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। अच्छा, वजाहत भाई के चैनल मतलब और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो इनकी कॉपी हैं, लेकिन इनका योगी वजाहत का कितने आपके फॉलोअर्स हैं? तकरीबन 5000 से ज़्यादा ही हैं। हाँ, वो देख के आप इनका चैनल फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आपको ओरिजिनल इनकी अपनी बनाई हुई वीडियोस मिलेंगी और ये अपलोड करते चले जा रहे हैं। ये बहुत वेरिएशंस पे काम करें, नई नई चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, तो इनके चैनल को लाजमी आप फॉलो कीजिएगा। कोई भी बात करनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसी के साथ महरीन मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।